नमस्कार आप सभी को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ जंक्शन के इस YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज का आरंभ हमने किया था, जिसका पहला वीडियो लेक्चर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनकी उत्पत्ति, उनका विभाजन किस आधार पर किया गया है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इससे पहले का मेरा वीडियो जो है भौतिक प्रदेश भाग फर्स्ट के रूप में, उसको एक बार के लिए जरूर रिव्यू कर लें। आज इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थल का टोटली विस्तार, उसकी सीमाएं और अन्य जितनी भी उसकी भू आकृतिक चीजें हैं उन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में इसका विस्तार होने के कारण इस मरुस्थलीय प्रदेश को हम उत्तर पश्चिम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यानी कि राजस्थान की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस मरुस्थल का विस्तार है और उसके कारण इस मरुस्थल को हम उत्तर पश्चिम मरुस्थल की संज्ञा दे रहे हैं। इस मरुस्थल को अगर हम विस्तार की दृष्टि से बात करें तो ये भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी विस्तृत मिलता है। हम यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में संयुक्त रूप से फैला हुआ मरुस्थल जो है वो हमारे पास हमारे मरुस्थल के रूप में है। अब भारत वाले जो मरुस्थल वाला भाग है इसको हम थार के मरुस्थल के रूप में या फिर हम इसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का महान मरुस्थल कहकर संबोधित करते हैं। भारत का महान मरुस्थल, हमारे जो मरुस्थल है, भारत का जो मरुस्थल है उसको हम महान मरुस्थल के रूप में संबोधित करते हैं। इस महान मरुस्थल के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इस महान मरुस्थल का 85% भाग जो है, यानी कि ओवरऑल मरुस्थल का 85% भाग जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है और 15% इसका जो हिस्सा है बचा हुआ वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। तो पाकिस्तान में इसका विस्तार कम है, भारत वाले क्षेत्र में ही इसका विस्तार मुख्य रूप से मिलता है। तो भारत में 85% भाग जो है ये 4 राज्यों के अंदर हमें विस्तृत मिलता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के रूप में। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के रूप में। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो इस मरुस्थल का मिलता है या सबसे ज्यादा जो विस्तार इस मरुस्थल का मिलता है वो 62% जो इसका पार्ट है वो राजस्थान में अंदर है। यानी कि महान मरुस्थल का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो अपने राजस्थान के अंदर कवर होता है। अब इस दृष्टि से अगर अपने बात करें तो भारत सरकार के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पूरा जो मरुस्थल है उसको अलग अलग डेजर्ट ब्लॉक्स में बांटा गया है, अलग अलग डेजर्ट खंडों में बांटा गया है, मरुस्थलीय खंडों में बांटा गया है। तो भारत में ऐसे जो टोटल मरुस्थलीय खंड है उनकी संख्या देखें तो 142 मरुस्थल के खंड है हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा जो खंड है 85 खंड, 85 खंड। याद रखना आप, राजस्थान के अंदर डेजर्ट ब्लॉक्स की संख्या जो है वो 85 है। कई बार ये कंपटीशन पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि टोटल डेजर्ट ब्लॉक्स की संख्या कितनी है और उसमें राजस्थान में कितना डेजर्ट ब्लॉक स्थित है। इसके साथ साथ राजस्थान में थार के कुल मरुस्थल का कितना % हिस्सा है, तो थार के टोटल भारत के मरुस्थल का 62% पार्ट जो है वो अपने राजस्थान में, 62% भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने इस मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपने डायमेंशंस की बात करें, इस मरुस्थलीय प्रदेश के निर्माण और इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इस मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण पृथ्वी की भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है या पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान तक का जो इसका समय है, उस समय को हम अलग अलग भागों में या अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं और उन खंडों के अंदर एक भाग जो है हमारे पास वो रहता है टर्शरी काल के रूप में। टर्शरी काल के रूप में, हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसको बोलते हैं तृतीयक काल के रूप में। तृतीयक काल यानी कि हमारा जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के तृतीयक काल के दौरान शुरू हुई थी। इस समय ये मरुस्थल बनना शुरू हुआ था और इस मरुस्थल का निर्माण आगे चतुर्थक काल तक चलता रहा। चतुर्थक काल तक, चतुर्थक काल को हम क्वाटरनरी टाइम पीरियड बोल सकते हैं या क्वाटरनरी समय बोल सकते हैं। हम क्वाटरनरी समय बोले या चतुर्थक काल बोले, उस चतुर्थक काल का एक छोटा समय है जिसको हम प्लिस्टोसीन काल के नाम से जानते हैं। प्लिस्टोसीन काल। तो इस मरुस्थल की उत्पत्ति टर्शरी काल से शुरू होकर संपूर्ण टर्शरी काल में चलती है और इसके बाद इसका अगला जो टाइम आता है जिसका नाम था चतुर्थक काल। चतुर्थक काल का एक छोटा भाग जिसका नाम है प्लिस्टोसीन काल। तो ये टर्शरी काल से लेकर प्लिस्टोसीन काल के बीच में इस मरुस्थल का निर्माण या इसकी उत्पत्ति हुई है। अब मरुस्थल बना है उससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर एक सागरीय भाग हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर के रूप में। तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड है, तृतीयक काल के पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम कार्बोनिफेरस काल, परमो कार्बोनिफेरस काल और साथ ही हम इसको जुरासिक काल के रूप में जानते हैं। जुरासिक काल के रूप में कहने का मतलब तृतीयक काल से ठीक पहले जुरासिक काल में
या कार्बोनिफेरस और पर्बो कार्बोनिफेरस काल के अंदर इस स्थान पर जहां आज हमारा मरुस्थल है, इस जगह पर टेथिस सागर नाम का एक समुद्री भाग हुआ करता था। तो उसके अवशेष के रूप में ही हमारे पास मरुस्थल का निर्माण होता है। अब इस मरुस्थल को कई भूवैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं, कई भूगोलवेता ऐसा भी मानते हैं कि अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, उसी मरुस्थल को उस समय ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका का जो मरुस्थलीय भाग है, इस अफ्रीका वाले मरुस्थलीय भाग को ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता था, जो आज सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में मौजूद है हमारे सामने, सहारा के मरुस्थल के रूप में। तो कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूगोलवेता ये भी बताते हैं कि ये हमारा जो थार का मरुस्थल है, ये वास्तव में ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल यानी कि सहारा मरुस्थल का इधर उत्तर पूर्व की तरफ होने वाला विस्तार है हमारे पास। तो ये मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का उत्तर पूर्वी विस्तार के रूप में जाना जाता है हमारा जो थार का मरुस्थल। तो कुछ भूगोलवेता, कुछ वैज्ञानिक इस बात को, इस तर्क को भी सही मानते हैं। अब अपने बात करते हैं कि ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के बीच में, किन देशांतरों के बीच में, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, इसके ऊपर अपने तमाम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली की श्रृंखला से अगर अपने इसको डिवाइड करें तो अरावली की श्रृंखला का ये वाला जो भाग है हमारा, जहां से 25 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये मरुस्थल की सबसे पश्चिमी सीमा बना रही है यहां से अक्षांशों के हिसाब से। और सबसे उत्तरतम हमारा जिला श्री गंगानगर के रूप में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की अगर अक्षांशीय रेखा देखें तो हम 30 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा, तो ये 25 डिग्री अक्षांश रेखाओं से लेकर 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में फैला हुआ मरुस्थलीय भाग है। तो सबसे पहले तो हमने इसके विस्तार देखा अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से। अब अगर देशांतरीय स्थिति की मैं बात करूं तो देशांतर के हिसाब से इस मरुस्थल का विस्तार 70 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर, हम अभी पूर्ण रेखा के रूप में ले रहे हैं, पूरा कंप्लीट विस्तार नहीं देख रहे हैं, 70 डिग्री वाली जो हमारी देशांतरीय रेखा है, पूर्वी देशांतरीय रेखा, वहां से इसका विस्तार शुरू होता है। और इसका विस्तार 76 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, उनके बीच में इसका विस्तार मिलता है हमारे पास। तो एक तो हमने अक्षांशीय विस्तार की बात की इसके, दूसरी हमने इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा की। तीसरी, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई इस दृष्टि से बात करें अगर अपने, तो इस मरुस्थल का लंबाई वाला जो क्षेत्र है उसका लेंथ जो है वो लगभग रहती है 640 किलोमीटर के आसपास, यानी कि ये 640 किलोमीटर की लंबाई में। और इसके साथ साथ ये अरावली तक की अगर इसकी चौड़ाई अपने देखें तो एवरेज रूप से ये चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास रहती है, 300 किलोमीटर के आसपास। तो चौड़ाई की दृष्टि से और लंबाई की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से अगर बात करें तो मरुस्थल का विस्तार हमें राजस्थान में इस रूप में दिखाई देता है। अब इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र के अगर एरिया की मैं बात करूं तो अगर अपने राजस्थान के टोटल एरिया को 100% माने, 100% माने, तो 100% वाले भाग के ऊपर में से 61.11% भाग जो है, 61.11% भाग जो है वो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में, यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर क्या है, विस्तृत है। इससे पहले हमने एक डाटा और पढ़ा है 62% के डाटा के रूप में, 62% डाटा के रूप में। तो 62% का हमारा जो डाटा है वो हमने पूरे भारत के मरुस्थल को अगर 100% मान ले, पूरे इंडिया के मरुस्थल को अगर अपने 100% मान ले, तो राजस्थान उन 4 राज्यों में शामिल है जिनमें इस मरुस्थल का विस्तार है। तो 100% भारत के मरुस्थल को अगर देखें तो उसका 62% पार्ट जो है वो हमारे राजस्थान में है, 62%। जबकि राजस्थान का टोटल भौगोलिक एरिया अगर अपने 100% माने तो इस 100% के 61.11% भाग पर इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार मिलता है। तो ये हमारे पास इस मरुस्थल की डायमेंशन है, इस मरुस्थल की सीमाएं। तो एक बार हमने यहां देख लेते हैं कि मरुस्थल की सीमाएं कहां से कहां तक किस रूप में हमें दिखाई देती है। देखिए, आप अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार हमारा रहता है 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। फिर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की तो ये पूर्ण रेखा के रूप में अगर बात करेंगे तो 70 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा है वहां से शुरू होकर 76 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में इसका विस्तार मिलता है। तीसरी, अगर लंबाई की दृष्टि से बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था 640 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई रहती है, 640 किलोमीटर की। चौड़ाई की अगर अपने बात करें तो 300 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई वाला क्षेत्र रहता है। और अगर टोटल एरिया वाइज हम बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
61.11% भाग है। कहने का मतलब राजस्थान का टोटल भौगोलिक एरिया जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारा, उसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थल से आवृत है। मरुस्थल से आवृत है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का। अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा एक डाटा मिसमैच मिल सकता है। जहां हम बात करें, बहुत सारी बुक्स में आपको ये डाटा 2.09 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2.09 या 2.9 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में। तो ये डाटा मैं आपको बता दूं इस रूप में आया है कि मरुस्थल का विस्तार शुरुआत में जब ये मरुस्थल बना है या जब इस मरुस्थल के क्षेत्रफल की गणना की गई है भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, उस समय इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर ही था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की तरफ भी हुआ है और इसका जो टोटल एरिया एट ए टाइम अगर काउंट किया जाता है, इसरो के सैटेलाइट सर्वे से इसका जो एरिया काउंट किया जाता है, उसकी जो मात्रा रहती है या उसका जो एरिया रहता है वो 2,09,000 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास रहता है। तो ये एक डाटा ओरिजिनली दोनों ही डाटा ठीक है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का डाटा भी ठीक है और 2,09,000 वर्ग किलोमीटर का जो डाटा है ये मरुस्थल के प्रसार होने के बाद का डाटा है। तो इस क्रिया को हम मरुस्थलीकरण बोलते हैं। मरुस्थल का प्रसार होना या नए मरुस्थल का निर्माण होना, ये जो क्रिया है इसको अपने मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो हमारा बढ़ा हुआ एरिया है, ये वास्तव में मरुस्थलीकरण का परिणाम है। ठीक, तो आगे चलते हैं अपने अब कि मरुस्थल का और अब क्या विभाजन देख सकते हैं इसमें। देखिए आप मरुस्थल की सीमाओं की बात करते हैं अपने कि मरुस्थल की सीमाएं कहां से कहां तक किस रूप में फैली हुई है। तो अभी हम उत्तरी सीमा की बात करेंगे, फिर हम इसमें पश्चिमी सीमा की बात करेंगे, इसके बाद हम इसकी पूर्वी सीमा की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी दक्षिणी सीमा की बात कर लेते हैं। तो मरुस्थल की जो उत्तरी और दक्षिणी सीमा है, ये दोनों ही सीमाएं भारत के राज्यों के द्वारा बनाई जाती है। उत्तर में इसकी सीमा जो है वो पंजाब और हरियाणा के टच करती हुई है मरुस्थल की, और दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो इसकी सीमा जो है वो गुजरात की सीमा को टच करती हुई है। तो अगर ओवरऑल मरुस्थल का विस्तार अगर अपने देखेंगे तो ये अपने पास इस रूप में अगर अरावली की श्रृंखला माने तो यहाँ जो राज्य हमारे पास टच करता है दक्षिण में, वो राज्य रहता है हमारा गुजरात के रूप में। ऊपर अगर अपने यहाँ बॉर्डर बनाने वाले स्टेट्स में बात करें तो वो रहते हैं हमारे पास पंजाब और हरियाणा के रूप में। तो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है ऊपर की साइड में, वो क्षेत्र जो है ये वास्तव में एक मैदानी प्रदेश के रूप में है और इस मैदान को अपने सतलज और व्यास के मैदान के नाम से जानते हैं, सतलज और व्यास के मैदान। तो ये मरुस्थल जो है ये हमारा उत्तर में सतलज और व्यास के मैदान से शुरू होकर दक्षिण की तरफ अगर आएंगे तो गुजरात में जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है या कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ टच करता हुआ या उसके साथ सीमा बनाता हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका उत्तर और दक्षिण विस्तार हो गया। अब अगर अपने इसके पश्चिम वाली साइड में और इसके पूर्वी वाली साइड में इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी जो पश्चिम वाली साइड है ये वाली, इसकी सीमा को हम दो रूपों में बोल सकते हैं। एक तो संवर्षा रेखा के रूप में अगर बात करें तो हम 10 सेंटीमीटर की जो हमारी संवर्षा रेखा है वो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा। अगर वैसे देश के हिसाब से बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता ही है इस साइड में, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ। और दूसरा, अगर इसी बॉर्डर को हम नाम दें जो राजस्थान के साथ लगती है पाकिस्तान के साथ, ये वाली बॉर्डर, तो इस बॉर्डर को हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो कैसे भी अपने इसको बोल दें कि पश्चिमी सीमा जो है वो मरुस्थल की वो पाकिस्तान के साथ लगती है, रेड क्लिफ लाइन के साथ लगती है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी सीमा है ये 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसकी पश्चिमी सीमा वाला पॉइंट ये है। अब इसकी पूर्वी सीमा की अगर अपने बात करें, ये वाली सीमा पूरी की पूरी, तो ये सीमा जो है वो अरावली के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि मरुस्थल की पूर्वी सीमा का जो विस्तार है वो अरावली के द्वारा सीमांकित किया जाता है। और अरावली की अगर मैं बात करूं तो इसके समानांतर जो संवर्षा रेखा हमारी चलती है उसको हम 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा बोलते हैं, 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान का ये जो मरुस्थल है ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक किन क्षेत्रों के साथ सीमाएं बनाता है उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ये हमारी सीमाएं रहेंगी पंजाब हरियाणा के साथ, इधर पश्चिम वाली साइड में रेड क्लिफ रेखा या 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा के साथ,
इधर पूर्वी साइड में अरावली या हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसकी सीमा को चिन्हांकित करती है। और दक्षिण वाली साइड में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात की सीमा जो है वो हमारे मरुस्थल की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। चलिए मरुस्थल वाली साइड में आगे हम चलते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इस मरुस्थल के ढाल या स्लोप के बारे में, मरुस्थल के ढाल या स्लोप के बारे में। तो कॉमनली अगर अपने राजस्थान के मैप पर देखेंगे कॉमनली, तो ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली, यहां से अगर एक नदी के रूप में बात करें तो एक नदी हमारी रहती है घग्गर नदी के रूप में, जो कि पूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी के रूप में जानी जाती है। और इसी प्रकार से एक नहर की अगर अपने बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में रहती है हमारी। इसी प्रकार से एक नदी के रूप में बात करें तो लूणी नदी भी रहती है हमारी। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका विस्तार अगर अपने ओवरऑल देखेंगे तो इस दिशा से इस दिशा की तरफ है। और इस दिशा की अगर मैं राजस्थान को इस तरीके से डिवाइड करके बात करूं तो ये दिशा देखिए आप, इस दिशा में बैठती। तो कहने का मतलब ये वाली जो साइड है हमारी, है ना, मरुस्थल की ढाल वाली जो साइड है, इसकी दिशा अगर अपने देखें तो ये दिशा उत्तर पूर्वी दिशा है हमारी, उत्तर पूर्व से। और ये दिशा अगर देखें तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा के रूप में। तो मरुस्थल का जो ढाल है हमारा वो उत्तर पूर्व से शुरू होकर किस तरफ आता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ आता है। और इसका प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है कि नदियां, नहरें, जिनका भी पानी ढाल के हिसाब से बहता है, वो प्रवाह जो है वो भी हमारा उत्तर पूर्व से किस तरफ रहता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ रहता है। तो ये मरुस्थल का सामान्य ढाल है। अब इससे हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि मरुस्थल की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो हमें इस साइड में मिलती है, उत्तर पूर्व वाली साइड में मिलती है। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो अधिक ढलान वाले क्षेत्र से कम ढलान वाले क्षेत्र की ओर बहता है। तो ये जो ढलान है हमारी मरुस्थल की, ये सबसे ज्यादा तो हमें दिखाई देती है उत्तर पूर्व वाली साइड में। और सबसे नीचा भाग जो है मरुस्थल का वो हमारा कौन सा रहता है, दक्षिण पश्चिम वाली साइड। दक्षिण पश्चिम वाली जो साइड है, यानी कि ये वाली साइड, सिरोही वाली जो साइड है, अगर मूल रूप से हम देखें तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा, इधर सिरोही, इस साइड में अगर अपने सांचौर, जालोर, इन जिलों की बात करें तो ये जिले हमारे इस साइड में आते हैं। तो यहां आते आते ढाल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो उत्तर पूर्व की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ मरुस्थल जो है इसका सामान्य रूप से हमें क्या मिलता है, ढाल मिलता है। ठीक, चलिए आगे अपने बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप, राष्ट्रीय जो कृषि आयोग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन जो है हमारा, उसके द्वारा सबसे पहले मरुस्थल जो है इसके जिलों को सीमांकित किया गया था। या राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल में आते हैं, या पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जो मरुस्थल का भाग है। तो इनमें राजस्थान की जब बारी आई तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1978 में, 1978 में राजस्थान के 12 जिले जो हैं उनको मरुस्थलीय जिले डिक्लेयर किया था। डिजर्टिक डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिक्लेयर किए थे, किसके द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। उनकी संख्या हमारे पास कितनी थी, 12 थी। लेकिन अभी हाल ही के सर्वे ये बताते हैं, इसरो की रिपोर्ट जो है वो हमें 2007 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई लगभग, और 2007 वाली ये जो रिपोर्ट थी इसरो की, इस रिपोर्ट से पता चल रहा है, सैटेलाइट से जब पिक्स ली गई या फोटोज लिए गए, उसमें यह बात क्लियर हुई कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल जो है उसका विस्तार 5 और जिलों में भी विस्तृत हो चुका है। 12 डिस्ट्रिक्ट तो पहले से हमारे पास थे मरुस्थल के, और उनमें 5 नए डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गए हैं। तो वो 5 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं उनकी भी अपने बात करेंगे। तो अब वर्तमान में अगर अपने बात करें इसरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान के 17 ऐसे जिले हैं जो मरुस्थल प्रसार की श्रेणी में आते हैं, या मरुस्थल का वहां थोड़ा या अधिक मात्रा में विस्तार हमें मिलता है। तो ये जो सारा कारण बना है कि हम 12 से 17 पर पहुंचे हैं, 12 जिले हमारे मरुस्थलीय थे, 17 जिलों में मरुस्थलीकरण हो चुका है। तो इसके पीछे बड़ा कारण जो है वो हमारे पास मरुस्थलीकरण है। कहने का मतलब मरुस्थल का प्रसार या मरुस्थल का मार्च या मरुस्थल का निर्माण, नए मरुस्थल का निर्माण, ये जो घटना है इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो राजस्थान की जो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, ये अन्य जिलों की जलवायु को भी कहीं ना कहीं शुष्कता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शुष्कता में प्रसार हो रहा है, या शुष्कता में जो परिवर्तन आ रहा है, ये शुष्कता में होने वाला परिवर्तन ही अपने आप में क्या है, मरुस्थलीकरण है। तो इस मरुस्थलीकरण के कारण राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एट ए टाइम मरुस्थल के प्रसार या मरुस्थल का थोड़ा बहुत विस्तार जो है वो उन जिलों के अंदर मिलता है। अब नए डिस्ट्रिक्ट्स के बनने के बाद में अगर अपनी बात करेंगे तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी संख्या हमारे 20 हो गई। जो अरावली के पश्चिम वाली साइड में जो जिले जिनमें मरुस्थल का विस्तार हमें विशेष रूप से दिखाई देता है, उन जिलों की संख्या 20 है। अभी ये डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं इनके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, देखिए मरुस्थल की अगर अपने बात करें
कि राजस्थान का कौन सा पार्ट है जो मरुस्थल में, तो ये हमारे पास अरावली की सीमा बनाने वाला क्षेत्र था ही, ठीक है। तो इस साइड में हमारे पास अरावली के पश्चिम में वैसे जिलों की संख्या हमारे पास पहले के हिसाब से देखें तो 13 थी, जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में आते थे और एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट वाला जो पार्ट है इसको भी अरावली के पश्चिम में माना जाता था। तो अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या तो 13 थी, लेकिन उनमें 13 में सिरोही में मरुस्थल का विस्तार राष्ट्रीय कृषि आयोग ने नहीं माना और 12 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें मरुस्थल के प्रसार को माना उन्होंने, या मरुस्थल वाला जो एरिया है वो कुल 12 जिलों में विस्तृत था, ऐसा राष्ट्रीय कृषि आयोग मानता था। तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट में अगर अपने बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, देखिए आप, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के रूप में, यहाँ अपने पास हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रूप में, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हमारे चूरू, ठीक है, सीकर, झुंझुनू वाला जो पार्ट है वो हमारे पास रहेगा। इसके बाद ठीक नीचे अगर अपने बात करेंगे तो नागौर वाला क्षेत्र रहेगा। इसके ठीक नीचे अगर और नीचे की तरफ चलेंगे अपने तो पाली, जालोर, ठीक है, इधर अगर अपने चलेंगे तो बाड़मेर हमारे पास, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे तो जोधपुर, इधर अगर अपने देखेंगे तो जैसलमेर वाली साइड, जोधपुर वाली साइड, बाड़मेर वाली साइड, ऊपर की तरफ अगर अपने चलेंगे तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो कुल मिलाकर के ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, ये मरुस्थल की श्रेणी में आते थे। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने तो इन 12 जिलों को ही मरुस्थलीय जिले घोषित किया था, लेकिन बाद में मरुस्थल जो है इसका प्रसार इस पूर्वी साइड में और होने लगा, राजस्थान की पूर्वी साइड में। तो बाद में इसरो की रिपोर्ट आने के बाद में यह पता चला कि 5 अदर डिस्ट्रिक्ट भी हैं वैसे हमारे, जहां पर मरुस्थलीकरण की घटना हुई है या मरुस्थल जो है उसका क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय इसरो की रिपोर्ट ये बताती है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में और नीचे देखें तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहां देखें तो अपने राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में अगर अपने बात करें तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो ये अरावली के ठीक ऊपर आने वाले जो जिले हैं, जो अरावली के बिल्कुल मिड पे जो आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें भी थोड़ी मात्रा में या थोड़ी अधिक मात्रा के अंदर मरुस्थल जो है उसका प्रसार हुआ है। तो कुल मिलाकर इसरो की रिपोर्ट आने के बाद में इन डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 12 से बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई थी, 17 हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो 12 मरुस्थलीय जिले थे, इन्हीं मरुस्थलीय जिलों का विस्तार करके या इन्हीं मरुस्थलीय जिलों का विभाजन करके नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए राजस्थान में। तो वर्तमान में अगर अपने देखेंगे तो मरुस्थलीय डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो है 12 के साथ साथ कुछ और बढ़ गई है। तो वो कौन सी बढ़ी है, तो यहां से अगर हम बात करें तो एक नया डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बन गया है अनूपगढ़, गंगानगर से अलग होकर के, तो एक डिस्ट्रिक्ट अलग से बढ़ गया अनूपगढ़ के रूप में। यहाँ सीकर और झुंझुनू से एक अलग डिस्ट्रिक्ट हमारा बन गया नीम का थाना वाला क्षेत्र, तो ये हमारे पास एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बन गया। यहाँ नागौर वाली साइड में बात करें तो डीडवाना और कुचामन, ये भी एक नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने आया। यहाँ जालोर वाली साइड में बात करें तो यहाँ से एक नया डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया हमारा सांचौर, तो सांचौर एक नया जिला बन गया। बाड़मेर से अलग होकर के हमने एक डिस्ट्रिक्ट और बना दिया बालोतरा के रूप में, तो बालोतरा भी इसके अंदर शामिल हो गया मरुस्थलीय जिलों में। फिर जोधपुर से हमने एक डिस्ट्रिक्ट अलग बनाया जोधपुर ग्रामीण के रूप में, और इसी जोधपुर से ऊपर की तरफ हमने एक डिस्ट्रिक्ट अलग और कर दिया फलोदी डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो कुल मिलाकर के ये अन्य जिले अगर और ऐड कर लिए जाएं तो मरुस्थल का विस्तार जो है वर्तमान में अगर अपने देखें, इन 5 जिलों को अगर हम शामिल न करें तो हमारे पास अरावली के पश्चिम वाली साइड में जो टोटल मरुस्थलीय जिले हैं उनकी संख्या नए डिस्ट्रिक्ट के आने के बाद में ये बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो ये मरुस्थलीय जिलों का विस्तार या मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के किन किन डिस्ट्रिक्ट में, तो 12 पहले थे हमारे पास, 5 इसरो की रिपोर्ट आने के बाद में हमने और मान लिए 17 हो गए। लेकिन नए जिलों के विभाजन के बाद, नए जिले बनने के बाद जो 12 डिस्ट्रिक्ट पहले हमारे मरुस्थलीय जिले माने जाते थे उनकी संख्या बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो 8 नए जिले और इनके अंदर ऐड हो गए। तो ये राजस्थान का मरुस्थल का टोटल विस्तार जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक। तो 17 जिलों में मरुस्थलीकरण और नए जिलों के हिसाब से अपने 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसमें आते हैं, मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इस मरुस्थलीय प्रदेश का एक विभाजन करेंगे और वो विभाजन हम किस आधार पर करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं अपने। देखिए आप, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, इसको हमने 2 मुख्य भागों के अंदर विभाजित कर रखा है। एक हमारा भाग है शुष्क मरुस्थल के रूप में, जहां वर्षा सबसे कम होती है, या राजस्थान में ओवरऑल सबसे कम वर्षा जिस जगह पर होती है उस वाला जो पार्ट है मरुस्थल का, उसको हम बोल रहे हैं शुष्क मरुस्थल। इसी मरुस्थल को हमारी सामान्य भाषा में यहाँ राठी मरुस्थल के नाम से भी हम जानते हैं, राठी मरुस्थल के रूप में। इसका अगर अपने क्राइटेरिया डिसाइड करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती हो, ऐसा क्षेत्र जो है वो शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में आता है।
और राजस्थान के अगर टोटल मरुस्थल को मैं 100% मान लूं, 100% मान लूं, तो 100% मरुस्थल का लगभग 57% भाग जो है, 57% जो भाग है वो हमारा आता है किसमें, शुष्क मरुस्थल वाली साइड में या राठी मरुस्थल वाली साइड में, या ऐसा मरुस्थल जहां वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर दूसरी वाली साइड में देखें तो इसी मरुस्थल को हम एक और भाग में विभाजित कर सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में, जहां शुष्क मरुस्थल की तुलना में थोड़ी सी वर्षा ज्यादा होती है। तो ऐसा जो मरुस्थल है इसको अपने यहाँ की भाषा में या भौगोलिक भाषा में हम इसको बांगड़ प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। बांगड़ या बांगर भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसके संबंध में वर्ड जो है बांगर के रूप में। तो वास्तव में आगे हम बात करेंगे कि प्राचीन नदियों के द्वारा बनाए हुए जो प्राचीन मैदान है या नदियों के द्वारा बनाए हुए पुराने जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं उनको अपने बांगर प्रदेश बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल वाला, इसमें घग्गर और लूणी जैसी नदियां हैं और उनके द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है। तो ये प्रदेश जो है वो राजस्थान का बांगर मरुस्थल वाला प्रदेश भी कहलाता है। तो इसमें अगर हम वर्षा की बात करें तो ये 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको हमने मान लिया है क्या, अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में। और ओवरऑल अगर टोटल मरुस्थल की बात करें तो इसका बचा हुआ जो भाग है 57% के बाद में बचा हुआ जो 43% का भाग है हमारे पास, वो रहता है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में। अब इन दोनों मरुस्थलों को हमने डिवाइड किया है, तो वो डिवीजन जो हमने किया है वो डिवीजन किया है हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। बहुत बार नॉर्मल सा पॉपुलर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा हमारी कौन सी है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है अपने को कि ये 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित जरूर करती है, लेकिन कभी भी दो समान भागों में विभाजित नहीं कर रही है। क्योंकि आप देखिए इधर 57% हिस्सा है हमारा और दूसरी साइड अगर बात करें तो 43% भाग है हमारा, यानी कि ये प्रतिशत जो है वो 50-50% नहीं है। इसका मतलब ये भाग ज्यादा है और ये भाग क्या है, कम है। इसका मतलब विभाजन तो दो भागों में जरूर कर रही है लेकिन दोनों भाग समान है ये नहीं है। तो शुष्क मरुस्थल वाला भाग थोड़ा ज्यादा है और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग हमारा थोड़ा सा क्या है, कम है, 43% के रूप में है। ठीक, तो ये 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा जो है ये मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है। अब इसमें भी हमें एक चीज का यहां भी बता दूं, आगे भी जलवायु में भी हम डिस्कशन करेंगे। राजस्थान की एक ऐसी समवर्षा रेखा भी है, ऐसी समवर्षा रेखा भी है जो इस मरुस्थलीय प्रदेश को दो जलवायु प्रदेशों में बांटती है। ये हम अभी जो हमने बात की है ये है मरुस्थल के दो भाग, और अगर मरुस्थल को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटना हो तो वहां जो समवर्षा रेखा हम लेते हैं वो हमारी 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा रहती है। एक्चुअल में तो इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे उसमें अपने इसको डिस्कस करेंगे। हमने जो जलवायु प्रदेश बना रखे हैं जिसमें एक शुष्क जलवायु प्रदेश हमारा, एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हमारा। तो शुष्क जलवायु प्रदेश हमारा वो है जहां वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हमारा वो है जहां वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब अगर बात आएगी जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने की तो वहां तो समवर्षा रेखा हमारी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जहां बात आएगी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने की तो वहां हमारी समवर्षा रेखा रहती है कौन सी, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट अपने को याद रखना है, ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट वाले ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक कथन जो है वो मरुस्थल के बारे में सही नहीं है, और उसमें क्या है लैंग्वेज के अंदर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट वो दे देता है एग्जामिनर, जिसमें लिख देता है कि 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा राजस्थान को दो सम भागों में बांटती है। तो हमें सम से सम दिखता है हमें, लेकिन ये जो सम वर्षा हम नाम ले रहे हैं ये समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, ये समान क्षेत्रफल में विभाजित करने वाली रेखा नहीं है हमारी। ठीक, तो ये अपने मरुस्थल का क्या है, विभाजन किया है। अब हम इस मरुस्थल को डिटेल में चर्चा करेंगे, शुष्क मरुस्थल की अलग से चर्चा करेंगे सारी, और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले या बंगड़ प्रदेश वाले भाग की हम अलग से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजस्थान के शुष्क मरुस्थल वाले भाग की, यानी कि राठी प्रदेश वाले भाग की। तो इस भाग में अगर हम बात करें तो वर्षा अभी हमने डिस्कस की है कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग है ये हमारे पास, और इसको भी अपने अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से इसको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सिर्फ ये स्टडी को लेकर विभाजन है हमारा। इसमें एक भाग हमारा वो है जहां पर कुछ स्थल आकृतियां हमें दिखाई देगी और कुछ एरिया ऐसा होगा जहां हमें कुछ स्थल आकृतियां दिखाई नहीं देगी। तो मरुस्थल में बनने वाली एक सामान्य कॉमन जो स्थल आकृति होती है, टोपोग्राफी होती है, वो होती है बालू का स्तूप।
बालू का स्तूप क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस शुष्क मरुस्थल का हमें अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें दो ऐसे एरिया दिखाई देंगे जहां एक तरफ बालू का स्तूप पाए जाएंगे और एक ऐसा एरिया भी होगा जहां बालू का स्तूप हमें दिखाई नहीं देंगे या बहुत कम दिखाई देंगे। तो ये जो विभाजन है शुष्क मरुस्थल का, ये बालू का स्तूप के आधार पर हम कर रहे हैं। ये जो विभाजन हम कर रहे हैं अब शुष्क मरुस्थल का, वो बालू का स्तूप के आधार पर कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि एक पार्ट हमारा वो है जहां बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूप से मुक्त भाग है, बालू का स्तूप एब्सेंट है, यहां नहीं पाए जा रहे हैं। और एक हमारा वो पार्ट होगा जहां बालू का स्तूप पाए जाएंगे, जहां बालू का स्तूप प्रेजेंट होंगे। तो बालू का स्तूप से युक्त भाग है ये हमारा। तो अगर इस मरुस्थल को, शुष्क मरुस्थल को अगर मैं 100% मानूं, 100% मानूं, तो 100% का 41.5% भाग, 41.5% भाग जो है वो हमारा किस रूप में है, बालू का स्तूप से रहित वाला भाग है, मतलब जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जा रहे हैं। और बचा हुआ जो इसका पार्ट है हमारे पास 58.5%, 58.5% जो भाग है, वहां मरुस्थल में बालू का स्तूप नाम की स्थल आकृतियां हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्रतिशत है हमारे दोनों 41.5 और 58.5%, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी तक जो प्रतिशत हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं दोबारा बता दूं आपको। 62% का 1% हमने डिस्कस किया है, दूसरा प्रतिशत हमने 61.11% का डिस्कस किया है, तीसरा प्रतिशत जो हमने डिस्कस किया है वो 43 और 57% का किया है, और अब जो हम चौथा प्रतिशत डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं वो हमारे पास 41.5% और 58.5% का है। ये सब अपने आप में अलग अलग मायने रखते हैं, सबके अपने अलग अलग अर्थ हैं। थार के मरुस्थल का भारत में जो प्रतिशत है उसका राजस्थान में 62% भाग है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला है। उस मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था, एक हमारा शुष्क मरुस्थल था, दूसरा हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल था। शुष्क मरुस्थल वाला भाग थोड़ा ज्यादा है, 57% है, अर्ध शुष्क वाला भाग थोड़ा कम है, ये 43% है। फिर हमने शुष्क मरुस्थल को आगे दो भागों में बांटा है, एक हमारा बालू का स्तूप से युक्त भाग है, एक हमारा बालू का स्तूप से रहित भाग। तो बालू का स्तूप से रहित या एब्सेंट वाला भाग है वो थोड़ा कम है, ये टोटल मरुस्थल का हम 41.5% बता रहे हैं। और जहां बालू का स्तूप युक्त है या जहां बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं वहां वाला क्षेत्र हमारा कितना, 58.5%। अब ये बालू का स्तूप क्या होते हैं जिनके आधार पर हमने इस मरुस्थल को विभाजित कर रहे हैं। तो बालू का स्तूप के बारे में अगर मैं आपको जनरल सा एक इंट्रोडक्शन बताऊं तो बालू का स्तूप हमारे पास ऐसी स्थल आकृतियां हैं जिसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो उस क्षेत्र में हवा या पवन का प्रवाह होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास मिट्टी जो है, ठीक है, और मिट्टी के अंदर भी हमें बालू मिट्टी चाहिए। बालू मिट्टी यानी कि बड़े रेत के कणों वाली जो मृदा होगी, बड़े रेत के कणों वाली मृदा, वो मृदा होगी, वहां बालू का स्तूप हमारे बनेंगे, बड़े रेत के कणों वाली मृदा। तो एक्चुअल में क्या होता है, मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवनें चलती है तो वो पवनों की गति जो है वो तेज है, और इस तेज गति के कारण वो अपने साथ मरुस्थल की रेत के कण जो है उनको भी अपने साथ उड़ाकर लेकर चलती है। जैसे ही इन पवनों को आगे कोई नया अवरोध मिलता है, नया बैरियर मिलता है, जहां ये पवनें जो है इनकी गति थोड़ी कम हो जाती है उस अवरोध से टकरा कर, तो उस अवरोध के सहारे ये क्या करती है, अपना जो इनका साथ चलने वाली जो रेत के कण है उनका निक्षेपण कर देती है, उनका जमाव कर देती है, उनका जमाव या निक्षेपण कर देती है। तो पवन की जमाव या निक्षेपण क्रिया के कारण, जमाव या निक्षेपण क्रिया के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में जो स्थलाकृतियां बनती हैं उन स्थलाकृतियों को ही अपने बोलते हैं बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप एक तरीके की मरुस्थल की वो स्थलाकृतियां हैं जो पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई जो रेत होती है उस रेत के जमाव या निक्षेपण की क्रिया से बनती। अब जिस एरिया में बड़े रेत के कण हमें नहीं मिलेंगे उस एरिया में बालू का स्तूप के निर्माण की संभावना न के बराबर होगी। और यही वजह है, हम देखेंगे कि मरुस्थल का एक ऐसा भाग हमें दिखाई देगा जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल के रूप में है, वहां रेत के कण बहुत कम पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से हवाएं तो तेज गति से चल रही है, पवनों का प्रवाह तो तेज गति से है, लेकिन उन पवनों को
रेत के कण नहीं मिल पा रहे हैं, उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं कि वो किसी अवरोध के सहारे उनको निक्षेपित करके जमाव करके बालू का स्तूप का निर्माण कर दे। तो इस वजह से उस एरिया में बालू का स्तूप हमें दिखाई नहीं देंगे, जबकि बाकी जो एरिया है मरुस्थल का उसमें हमें बालू का स्तूप नाम की स्थलाकृतियां दिखाई देगी। तो अब ये जो मरुस्थल के हमने भाग पढ़ने हैं, जिसमें हमने बालू का स्तूप से मुक्त भाग पढ़ना है और एक हमें बालू का स्तूप से युक्त भाग पढ़ना है। तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए ये मैप के ऊपर भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो अरावली का हमारा विस्तार है ये ऐसे है, राजस्थान के मध्य से लगभग, ठीक है। इस अरावली के इस साइड में जितना भी ये मरुस्थलीय प्रदेश हमारा फैला हुआ है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आप इसका एक येलो कलर वाला ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र, और इसका एक क्षेत्र जो है वो हमें अरावली के साथ इस रूप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप उत्तरी राजस्थान की तरफ, ये दो भागों में बटा हुआ मरुस्थल है हमारे पास। अब इस मरुस्थल का ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा एरिया है, तो ये शुष्क मरुस्थल वाला भाग है हमारे पास, शुष्क मरुस्थल वाला जो येलो रंग में हमने दिखा रखा है। और ये वाला जो दूसरा पार्ट इसका बच गया है, इसी पार्ट को हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल वाला शुष्क भाग है, इसके हमने दो पार्ट कर रखे हैं। ये देखिए आप, इसका एक बीच वाला जो पार्ट है वो एरिया बता रहा है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जा रहे। तो अगर इसको हम शुष्क भाग को दो भागों में बांटे तो एक एरिया ये बचता है हमारे पास जहां बालू का स्तूप एब्सेंट है, नहीं है, और बाकी बचा हुआ क्षेत्र जो है हमारा, वहां बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट है वहां। तो ये विभाजन है हमारा शुष्क मरुस्थल का, कि एक भाग हमने बालू का स्तूप से रहित माना है और एक भाग हमने बालू का स्तूप से युक्त माना है। अब आपको दिख भी रहा होगा बालू का स्तूप से युक्त भाग जो है ज्यादा है और बालू का स्तूप से रहित भाग जो है ये थोड़ा कम है। इसमें थोड़ा सा ये डायग्राम में छोटा दिखाया गया है इस मरुस्थल को, लेकिन इसका विस्तार जो है वो ऐसे एक पट्टी के रूप में राजस्थान के अंदर इस रूप में मिलेगा अपने को। तो ये टोटल एरिया का लगभग अगर अपने बात करेंगे तो 51.5% के आसपास रहता है, ये 41.5% के आसपास, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है हमारे पास ये टोटल अन्य मरुस्थल का 58.5% भाग। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अपने सबसे पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप से मुक्त भाग, कहने का मतलब ऐसा एरिया जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जा रहे। तो देखिए आप इस मरुस्थल को अगर अपने सीमांकित करने की कोशिश करें, इस मरुस्थलीय क्षेत्र को, तो देखिए इस मरुस्थल का विस्तार हमें किस रूप में कहां कैसे मिलेगा। देखिए आप मरुस्थलीय प्रदेश में ये हमारे पास मान लो 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। इसके इस साइड वाला जो मरुस्थल है वो हमारा शुष्क मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल में अगर हम दो भाग करें इसके, कि एक भाग हमारा बालू का स्तूप से युक्त हो और दूसरा भाग हमारा बालू का स्तूप से रहित हो, तो ये भाग हमें इस रूप में दिखाई देगा। देखिए इस रूप में ये वाला जो भाग है ये हमें बालू का स्तूप से रहित दिखाई देने वाला है, और इस भाग के ये वाला जो पार्ट हमारा यहां से ये भाग, देखिए आप ये पूरा मरुस्थल, ये मरुस्थल का एक अलग भाग है, ये अलग भाग है हमारे पास, ये वाला जो मैंने लाल रेड कलर से जिसको मार्किंग किया है, ये वाला भाग। और इसका एक तीसरा भाग हमें और दिखाई देगा, इसका एक थर्ड पार्ट हमें और दिखाई देगा। ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र इस रूप में। तो ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको अगर अपने टेक्निकली देखेंगे तो शुष्क मरुस्थल वाले भाग के हमें तीन हिस्से दिखाई देंगे, शुष्क भाग के हमें तीन भाग दिखाई देंगे। इसका एक भाग देखिए आप, ये वाला क्षेत्र जो है जो पूरा का पूरा रेड कलर से हमने बनाया है, ये पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, ये हमारा पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है। यहां सिवाय रेत और बालू का स्तूप के कुछ नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ ये हमारा बीकानेर तक अगर अपने देखें, और बीकानेर से भी ऊपर अगर अपने नए डिस्ट्रिक्ट को लें तो अनूपगढ़ तक, गंगानगर का दक्षिणी भाग बोल दें या अनूपगढ़ बोल दें, अनूपगढ़, बीकानेर, ठीक है। यहां अगर अपने देखेंगे तो जैसलमेर, बीच में नया डिस्ट्रिक्ट हम फलोदी के रूप में, यहां हम नीचे की तरफ आएंगे बाड़मेर, बालोतरा, इस एरिया के बालोतरा को तो शामिल नहीं करेंगे अपने एक बार, बाड़मेर। तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, ये वाला जो एरिया है यहां हमें पूर्ण रेतीला मरुस्थल दिखाई दे रहा है, रेत की मोटे कणों वाला बना हुआ मरुस्थल दिखाई दे रहा है। ऐसा जो मरुस्थल होता है उसको हम इर्ग या अर्ग के नाम से संबोधित करते हैं, इर्ग या अर्ग।
तो इर्ग या अर्ग वो मरुस्थल है जहां केवल और केवल हमें क्या दिखाई देगा, रेतीला मरुस्थल दिखाई देगा, रेत के मोटे कणों वाला मरुस्थल दिखाई देगा। अब ये वाला जो बीच का क्षेत्र है हमारा, जो हमने ऑरेंज कलर से इसको पॉइंट आउट किया है, ये वाला क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होगा जो अर्ग के ठीक पास है, लेकिन ये मरुस्थल पथरीला मरुस्थल है हमारा, पथरीला मरुस्थल है, या हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा चट्टानी मरुस्थल है, रोकी डिजर्ट है, ये हमारा रोकी डिजर्ट है, चट्टानी मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। यानी कि यहां सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगी, या तो चट्टाने मिलेगी या फिर कंकड़ पत्थर मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। रेत वाला भाग जो है यहां एब्सेंट होगा हमारे पास, जो मोटी रेत वाला भाग है वो यहां हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है उसको हम बोलते हैं हम्माद, हम्माद। ठीक है, सहारा के मरुस्थल में या अरब मरुस्थल जो है हमारा, उससे लिया हुआ ये वर्ड है हमारा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और साथ ही वहां पर पथरीला मरुस्थल मिलता है, उस एरिया को हम बोलते हैं हम्माद। तो एक हमारे पास इर्ग या अर्ग के रूप में मरुस्थल था, एक हमने इसका साथ लगने वाला भाग जो है वो हम्माद के रूप में पटा है, दूसरे मरुस्थल। अब हम बात करते हैं ये वाला थर्ड मरुस्थल हमारा, या शुष्क मरुस्थल का ही तीसरा भाग। यहां अगर हम देखेंगे तो हमें दोनों प्रकार की संरचनाएं मिक्स दिखाई देगी। यहां हमें रेतीला भाग भी दिखाई देगा, यानी कि कुछ एरिया हमें ऐसा दिखाई देगा जो रेतीला होगा, रेत पाई जाएगी, प्लस कुछ भाग हमें ऐसा भी दिखाई देगा जहां कंकड़ पत्थर वगैरह मिलेंगे हमें, या कंकड़ पत्थर वाला भाग दिखाई देगा। कहने का मतलब हुआ कि ये मरुस्थल जो है ये मिक्स प्रकार का मरुस्थल, मिश्रित प्रकार का मरुस्थल है। तो इर्ग, इर्ग के साथ लगने वाला बीच में एक त्रिकोणाकार आकृति में क्षेत्र हम्माद के रूप में, और हम्माद के जस्ट पास में ये मिश्रित मरुस्थल। ऐसा जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसको कहा जाता है रेग। क्या कहा जाता है, रेग के नाम से। तो मरुस्थल का ये जो भाग है हमारा, रेतीला या कंकड़ पत्थर दोनों का मिक्सअप मिलता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेग कहकर संबोधित करते हैं। तो अब आपकी बात समझ में आई होगी कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल का शुष्क भाग है, ये शुष्क भाग कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये 3 भागों के अंदर बटा हुआ दिखाई देता है अपने को। एक वो जहां केवल हमें बालू का स्तूप ही दिखाई देंगे, तो ये बालू का स्तूप से युक्त भाग है हमारा, जिसको हम इर्ग या अर्ग के रूप में बोल रहे हैं। दूसरा जो हमारा ऐसा एरिया है जहां हमें केवल पथरीला या चट्टानी मरुस्थल दिखाई दे रहा है, यहां पर पवन का जमाव या निक्षेपण की क्रिया नहीं होती है, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ऐसा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो चट्टाने और कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, और उसी मरुस्थल को हम संज्ञा दे रहे हैं किसकी, हम्माद की। और हम्माद के बिल्कुल पूर्व वाली साइड में हमें एक मिश्रित मरुस्थल और दिखाई दे रहा है, उस मिश्रित मरुस्थल को हम बोलते हैं क्या, रेग, रेग के। ठीक, तो अब अगर विस्तार हम इन तीनों मरुस्थलों का देखें तो ये हमें कहां दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है, उसकी चर्चा और कर लेते हैं हमने। इसका तो मैंने आपको बताया, बाड़मेर, बाड़मेर के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा फलोदी, और उसके बाद में बीकानेर, और फिर अगर ऊपर की तरफ बात करें तो अनूपगढ़। थोड़ा सा अगर अपने क्षेत्र देखें तो वो चूरू का भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, इर्ग वाला मरुस्थल है। इसके बाद अगर ये बीच वाले इस क्षेत्र की मैं बात करूं, ये वाला एरिया, तो ये एक ट्राइंगल या त्रिकोण के रूप में फैला हुआ मरुस्थल है। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, त्रिकोणाकार जो क्षेत्र है, इसका विस्तार अगर इस साइड देखें तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट से इसका विस्तार हमें मिल जाएगा, नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फलोदी जिले में। तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट, फलोदी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ नीचे की तरफ आए तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, और जैसलमेर के साथ नीचे की तरफ आए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो पुराने जिलों के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हमें ऐसा त्रिकोण दिखाई देगा, जिसका एक पार्ट हमारे पास जोधपुर के रूप में, एक पार्ट हमारे पास बाड़मेर के रूप में, और एक पार्ट हमारा जैसलमेर के रूप में, जैसलमेर के रूप में। और अगर नए जिलों को ऐड कर लेंगे अपने, या नए जिलों को इसमें दिखा देंगे, तो जोधपुर से अलग होकर बना हुआ फलोदी डिस्ट्रिक्ट और शामिल कर लेंगे इसमें। तो जोधपुर और फलोदी में, जोधपुर ग्रामीण बोल देंगे, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में। यहां बाड़मेर से अलग होकर बना है तो बालोतरा, तो बालोतरा और बाड़मेर में, और जैसलमेर से कोई अलग डिस्ट्रिक्ट बना ही नहीं है तो ये जैसलमेर में। तो कहने का मतलब राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में जो मरुस्थलीय प्रदेश पथरीले मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है, हम्माद के रूप में फैला हुआ है,
बालुका स्तूप से रहित मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है, वो हमें त्रिकोणाकार आकृति में दिखाई देता है। और इसकी कुछ एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार आप देख रहे होंगे, आपको जैसलमेर में दिखाई देगा। इस मरुस्थल का यानी कि पथरीले मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जो हमें दिखाई देता है वो कहां? जैसलमेर में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इर्ग मरुस्थल जो है, अर्ग मरुस्थल जो, इसका भी सबसे ज्यादा विस्तार आप देखेंगे जैसलमेर में ही दिखाई देता है, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका अगर छोटा एरिया भी है तो वो बहुत बड़ा है। तो जैसलमेर जो है वहां पर इर्ग मरुस्थल का भी सर्वाधिक प्रसार मिलेगा, प्लस हम्माद मरुस्थल का भी सर्वाधिक प्रसार मिलेगा। अब वो कौन सी जगह है जहां पर जैसलमेर में इस मरुस्थल का विस्तार मिलता है? तो ये उत्तरी जैसलमेर वाला इलाका है, ये वाला साइड अगर देखेंगे तो इसमें 3 लोकेशन आपको मेनली याद रखनी है जैसलमेर की, जहां हम्माद मरुस्थल का विस्तार हमें मिलेगा। देखिए आप, पोखरण, पोखरण, मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़ और लोद्रवा। ठीक है, पोखरण, मोहनगढ़ और लोद्रवा, ये वाला जो एरिया है, यहां उत्तरी जैसलमेर में हम्माद मरुस्थल सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, इस एरिया के अंदर पूरा का पूरा जो मरुस्थल है वो बीच में एक त्रिकोणाकार आकृति में फैला हुआ मरुस्थल है, जिसको हमने संज्ञा किसके दी है? हम्माद या पथरीले मरुस्थल की दी है। यहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। अब ये जो पार्ट बचता है हमारा, बाड़मेर से शुरू होकर के और इधर ऊपर की तरफ बीकानेर तक ये मरुस्थल फैला हुआ है, जो मिश्रित मरुस्थल के रूप में। और इस मिश्रित मरुस्थल को हम क्या बोल रहे हैं? रेग बोल रहे हैं, रेग। तो अभी हम अगर इस मरुस्थल का विभाजन कर रहे हैं तो इसमें शुष्क मरुस्थल को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको एक विभाजन और बताने वाला हूं इसका, कि हम इस शुष्क मरुस्थल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके और पढ़ सकते हैं। वो 2 पार्ट कौन से हो सकते हैं हमारे? तो देखिए आप, इसी शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ें तो एक भाग वो है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ फैला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ फैला है। कहां से शुरू होता है? तो ये देखिए आप, बाड़मेर से शुरू होता है। और बाड़मेर से भी पहले अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात से शुरू हो जाता है। गुजरात से ये बाड़मेर से होता हुआ जैसलमेर, जैसलमेर से ये आगे चलता हुआ बीकानेर, बीकानेर से आगे अगर अपने बात करेंगे तो ये पाकिस्तान वाले पंजाब में भी फैला हुआ भाग है, पाकिस्तान वाले पंजाब में भी साइड में। ठीक है, और आगे अगर अपने बात करेंगे तो गंगानगर, और गंगानगर से आगे अगर अपने चलेंगे तो पंजाब वाला जो एरिया है, भारत वाला पंजाब, उस तक इसका विस्तार मिलेगा अपने को। तो ऐसा जो मरुस्थल है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ पंजाब तक फैला है, गुजरात से लेकर पंजाब तक, उस मरुस्थल को हम बोलते हैं महान मरुस्थल, महान मरुस्थल। तो मैं जिस ग्रेट डेजर्ट की बात कर रहा था आपके साथ, महान मरुस्थल की बात कर रहा था, वो महान मरुस्थल गुजरात से लेकर पंजाब तक पूरी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ फैला हुआ, जो रेतीले मरुस्थल के रूप में है, इर्ग के रूप में है। और अब अगर इसका दूसरा भाग हम देखें, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से अंदर की तरफ है, जो रेग के रूप में हमें दिखाई देता है, रेग के रूप में, मिश्रित मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है, उस पार्ट का विस्तार अगर हम देखेंगे तो ये विस्तार हमें कहां से कहां तक मिलता है? तो ये बाड़मेर से शुरू होकर बीकानेर के बीच मिलता है। बाड़मेर से शुरू होकर किसके बीच में मिलता है? बीकानेर के बीच में मिलता है। ऐसा जो मरुस्थल है, जो मिश्रित मरुस्थल है और इसका विस्तार केवल बाड़मेर से बीकानेर तक है, ऐसे मरुस्थल को हम बोलते हैं लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल। तो अब आप मेरे को बताइए कि हमने शुष्क मरुस्थल जो है उसका एक अध्ययन और कर लिया है हमने, एक विभाजन और कर लिया है हमने। एक महान मरुस्थल के रूप में कर लिया है, जो हमने गुजरात से लेकर पंजाब तक, और राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक, अनूपगढ़ तक, जिस मरुस्थल का विस्तार हमें, ये देखिए आप, ये रेड कलर वाली पट्टी, ये हमें विस्तार दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, इस मरुस्थल को हमने बोला है महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट। और ये जो रेग मरुस्थल है, ये इसका छोटा भाग है, जो बाड़मेर से लेकर के सिर्फ कहां तक फैला हुआ है? बीकानेर तक फैला हुआ। इस मरुस्थल को हमने संज्ञा दी है किसकी? लघु मरुस्थल की। तो ये जो रेग वाला मरुस्थल है, इस रेग वाले मरुस्थल को ही हम एक और नाम दे देते हैं, किसका? लघु मरुस्थल का।
तो अब अपने देखें तो हमने 3 प्रकार के शुष्क मरुस्थल के क्षेत्र पढ़ लिए हैं, जिसमें ये वाली जो लोकेशंस हैं ये भी आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। एक बार आरपीएससी के पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप कि किस एक क्षेत्र में हम्माद मरुस्थल का विस्तार नहीं है, या कहां एक हम्माद मरुस्थल नहीं मिलता है। तो उस हम्माद मरुस्थल नहीं मिलता है उस एरिया में जो ऑप्शन दिए, पोखरण, मोहनगढ़, लोद्रवा, तीनों मेन लोकेशन है इस मरुस्थल की। और चौथा इसने ऑप्शन दे दिया सम, लोद्रवा के बाद में लोद्रवा, और चौथा ऑप्शन इन्होंने डाला सम। तो सम हमारा वो क्षेत्र है जो रेत के टीलों के लिए फेमस है, जहां केवल और केवल बालू का स्तूप या दोरों के सिवाय कोई संरचना दिखाई नहीं देती है। तो सम वाला इलाका जो है वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर में जैसलमेर के साथ लगने वाला एरिया है। तो यहां सम की लोकेशन इस साइड में आएगी और ये फैला हुआ इस साइड। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें से ट्रिकी निकलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मरुस्थल है जिसकी हमने बात की है कि यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, या जहां बालू का स्तूप का अभाव है, इस मरुस्थल को हमने क्या नाम दिया है? पथरीले मरुस्थल का नाम दिया है। और इसी पथरीले मरुस्थल को हम नाम दे रहे हैं किसका? हम्मादिया हम्मादा का। हम्मादिया हम्मादा का। तो ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा ऊंचाई में भी सामान्य मरुस्थल से ऊंचा है। सामान्य मरुस्थल की अगर एवरेज ऊंचाई हम देखेंगे तो वो हमें 200 से 300 मीटर के बीच मिलती है। ये पॉइंट शायद पहले हमारा डिस्कस होने से रह गया है। मरुस्थल की जो सामान्य हाइट है वो हमारी 200 से 300 मीटर है, और इन दोनों का भी एवरेज अगर लें तो 250 मीटर बोल सकते हैं अपने एक डाटा के रूप में बोले तो मरुस्थल की एवरेज हाइट 250 मीटर है। लेकिन इससे भी ऊंचा भाग, 300 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाला भाग, वो हमारा कौन सा है? बालू का स्तूप रहित भाग, जिसको हमने क्या नाम दिया है? हम्माद का नाम दिया। अब इस मरुस्थल के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा विस्तार मिलता है इसका कहां? जैसलमेर में। और जैसलमेर की लोकेशंस देखें तो रामगढ़, लोद्रवा, पोखरण और मोहनगढ़ को भी अपने इसमें शामिल कर लेंगे, मोहनगढ़ को भी। तो ये एरिया है जहां ये पथरीला मरुस्थल है। इसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट बालोतरा, और नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में बालोतरा को शामिल करें। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में अपने बाड़मेर को भी ले लेंगे, तो बाड़मेर बालोतरा में इसका विस्तार मिलेगा। प्लस फलोदी डिस्ट्रिक्ट, और फलोदी जिस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जोधपुर। तो जोधपुर ग्रामीण और फलोदी डिस्ट्रिक्ट। तो कुल मिला के एक त्रिकोणीय रूप में, एक ट्राइंगल फॉर्म में ये मरुस्थल जो है ये राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ। अब ये मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है, तो निश्चित बात है कि यहां जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर चट्टानें भी मिलती है। वो चट्टानें किस प्रकार की है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पथरीला मरुस्थल में मिलने वाली जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का स्वरूप कैसा है उसका अगर मैं आपको चर्चा करूं तो ये चट्टानें हमें 3-4 पत्थर के रूप में दिखाई देगी। बालू का पत्थर के रूप में, इसके बाद में बालू का पत्थर को ही अपने इंग्लिश में सैंडस्टोन बोल देते हैं, सैंडस्टोन, ठीक है। दूसरा एक पत्थर होता है जिसको हम रॉकस्टॉप लाइमस्टोन बोल देंगे, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये हमारे पास बालू का पत्थर। इसके अलावा यहां कई सारी कायंत्रित चट्टानें भी मिलती है। कायंत्रित चट्टानें, जैसे कायंत्रित चट्टान में शिस्ट, निस, है ना, इस प्रकार की आग्नेय चट्टानें जो है कायंत्रित रूप में, वो भी हमें यहां पे दिखाई देती है। तो ये जो चट्टानें हैं हमारी बालू का पत्थर वाली, चूना पत्थर वाली, इन चट्टानों का टाइम पीरियड अगर अपने देखें तो ये टाइम पीरियड माना जाता है जुरासिक काल से लेकर तृतीयक काल तक का। तृतीयक काल तक कहने का मतलब, जुरासिक काल हमारा वो टाइम था जब यहां टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर के काल की जो चट्टानें हैं, जिनको हम जुरासिक कालीन चट्टानें बोलते हैं, उनके अवशेष भी हमें इस मरुस्थल से दिखाई देंगे, मिलेंगे चट्टानी रूप में। और इसका कुछ भाग जो है बाद में जब मरुस्थल बन गया है तृतीय काल की चट्टानों के रूप में, तो वो वाला भाग जो है वो हमें अवसादी चट्टानों के रूप में भी दिखाई देगा, अवसादी चट्टानों के रूप, ठीक है। वनस्पति और जीव जंतुओं के जमीन के नीचे दब जाने की वजह से जो चट्टानें बनी है वो भी हमें यहां दिखाई देगी। तो पथरीले मरुस्थल में जो चट्टानें मिलती है वो मोस्टली या तो जुरासिक काल की चट्टानें हैं और या फिर तृतीय काल की चट्टानें, जिनको अवसादी चट्टानें कहा जाता है।
और ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनके नीचे पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के खूब सारे भंडार मिलते हैं। तो ये बाड़मेर जैसलमेर वाला जो इलाका है, जहां तृतीयकालीन चट्टानें मिलती है, अवसादी चट्टानें मिलती हैं, उनके नीचे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं वो भरपूर मात्रा में है। लेकिन इसके साथ साथ जुरासिक काल की चट्टानों के अवशेष भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। हम आगे एक गांव का नाम डिस्कस करने वाले हैं, आकल गांव के नाम से। आकल गांव वो इसी पथरीले मरुस्थल का एक क्षेत्र है जहां पर हमें जुरासिक काल की चट्टानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे पास जो मरुस्थल हमने पहला पढ़ा, ये हमारे पास भाग था बालुका स्तूप से मुक्त भाग, बालुका स्तूप से रहित भाग। अब जो दूसरा इसका भाग बचेगा, जिसके आगे हम स्टडी करने वाले हैं, वो बालुका स्तूप से युक्त भाग है। मैंने बता दिया आपको कि मिट्टी के निक्षेपण या जमाव से निर्मित संरचना जो है वो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बालुका स्तूप कहलाती है। अब सबसे ज्यादा बालुका स्तूप जैसलमेर में, क्योंकि मैंने बताया इर्ग या अर्ग का सर्वाधिक विस्तार जो है वो भी कहां है, जैसलमेर में। तो बालुका स्तूप सबसे ज्यादा जो हमें मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हम आगे बालुका स्तूप के कई प्रकार भी पढ़ने वाले हैं, और उन प्रकारों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो हमें जोधपुर जिले में दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बालुका स्तूप संख्या की दृष्टि से जैसलमेर में, और टाइप्स या प्रकार की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देंगे कहां, जोधपुर में। इसके बाद में इन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। पूर्णतः रेतीला मरुस्थल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इर्ग बोलते हैं। कंकड़ पत्थर से युक्त जो रेतीला मरुस्थल होता है, जिसको हमने मिश्रित मरुस्थल बोला है, उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं, रेग की संज्ञा देते हैं। तो शुष्क मरुस्थल के हमने 3 भाग पढ़े, एक हमारा भाग इर्ग के रूप में, एक हमारा भाग हम्माद के रूप में, और एक हमारा भाग रहेगा रेग के रूप में। ठीक है, तो ये अपना आज का वीडियो लेक्चर रहेगा जिसमें हमने शुष्क मरुस्थल के 3 भाग पढ़े हैं। कल आगे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में बालुका स्तूप से युक्त भाग जो है और बालुका स्तूप कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में तमाम डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।